हमारा आज का टॉपिक रहेगा लिंग समानता और शिक्षा, जेंडर इक्वलिटी एंड एजुकेशन। बेहतर शिक्षा सभी के लिए जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए बेहद आवश्यक है। यह हमारे आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, साथ ही व्यक्तित्व के निर्माण में भी सहायता करती है। हमारे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सबके लिए शिक्षा हमारे भौतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक विकास की बुनियादी आवश्यकता है। शिक्षा सुसंस्कृत बनाने का माध्यम है। यह हमारी संवेदनशीलता और दृष्टि को प्रखर करती है, जिससे हमारी राष्ट्रीय एकता पनपती है। तो दूसरी तरफ हम वैज्ञानिक तरीके से सोचना, समझना, चिंतन करना शुरू कर देते हैं। साथ ही शिक्षा हमारे संविधान में प्रतिष्ठित समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के लक्ष्यों की प्राप्ति में भी हमारी सहायता करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि शिक्षा बेहद आवश्यक है हमारे विकास के लिए। आज प्रजातंत्र का युग है। आज संसार का प्रत्येक व्यक्ति प्रजातांत्रिक मूल्यों को अपनाना चाहता है। सामाजिक और आर्थिक सुधार हेतु शिक्षा के समान अवसर चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति जो प्रजातांत्रिक मूल्य हैं, स्वतंत्रता, समानता और न्याय, इनको प्राप्त करना चाहता है और इनको प्राप्त करके शिक्षा के लिए, अपने लिए विकास के अवसर चाहता है, वो भी समान अवस्था में। स्वतंत्रता से पहले प्राचीन और मध्य युग में शिक्षा के क्षेत्र में सबको समानता का अधिकार नहीं दिया गया था। अर्थात कहीं ना कहीं हमें डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नजर आता था। अंग्रेजों के शासनकाल में शिक्षा सिर्फ उच्च वर्ग तक सीमित होकर रह गई थी और साथ ही बहुत सारे क्षेत्र में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। अगर हम दूसरी दृष्टिकोण से देखें तो कई जगह हमें यह भी देखने को मिलता था कि कई बार कोई बच्चा बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का है, वो बहुत ही प्रतिभावान है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि वो निर्धन है या उसके पास सीमित संसाधन है तो उसे शिक्षा के अवसरों से वंचित रखा जाता था। तो दूसरी तरफ कहीं पर जो हमारा लिंग आधार है, अर्थात स्त्री पुरुष, इस आधार पर भी लड़कियों और महिलाओं को, स्त्रियों को शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर नहीं दिए जाते थे। आज का हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इसमें हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो शिक्षा है उसका अर्थ क्या है। शिक्षा का हमने महत्व देखा, तो शिक्षा का जो अर्थ है वो भी हमारे लिए समझना बेहद आवश्यक है। यदि मैं बात करूं महात्मा गांधी जी के अनुसार, तो उन्होंने बिल्कुल सरल और स्पष्ट भाषा में कहा कि शिक्षा एक बालक का चहुमुखी विकास करती है। अर्थात शिक्षा के द्वारा एक जो बच्चा है, चाहे फिर वह लड़का है या लड़की है, उसका शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक और नैतिक विकास होता है और वही उसका चहुमुखी विकास अर्थात ऑल राउंड डेवलपमेंट कहलाता है। अगर हम डॉक्टर सी शेषाद्री के शब्दों में देखें तो उनके अनुसार शिक्षा का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि शिक्षा नामक वस्तु के वितरण में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अर्थात शिक्षा का सिद्धांत इस बात पर फोकस करता है कि जो शिक्षा का जब हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, शिक्षा को जब हम प्रदान कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि कोई भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए किसी भी आधार पर, चाहे वो शिक्षा, चाहे वो आपका जो आधार है, चाहे वो धर्म है, जाति है या लिंग है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज यानी कि समान अवसर शिक्षा के प्राप्त होने चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी बिल्कुल सही कहा था कि आज की हमारी ये आवश्यकता है और हमें ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को, यानी कि चाहे वो लड़का है, लड़की है, महिला है या पुरुष है, वो किसी भी धर्म, जाति से संबंधित है, उन सबको अपने गुण और योग्यता के अनुसार उन्नति करने के समान अवसर मिलने चाहिए। और ये जो समान अवसर है, ये हम किस तरीके से उन्हें दिला सकते हैं, उसके लिए शिक्षा का विकास किया जाना चाहिए। अगर हम अवसरों की समानता की बात करें, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, तो हम कह सकते हैं यूएनओ अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय कानूनों को सुविधाजनक बनाने, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करने, आर्थिक विकास करने, मानव प्रगति और मानव अधिकार व विश्व शांति के लिए कार्य करना है। अर्थात इसमें विश्व के बहुत सारे देश शामिल हैं और जो इसका उद्देश्य है वो साझा उद्देश्य है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों को इस तरह के कानून बनाकर दिए जाएं कि उन कानूनों का प्रयोग करके वो सुरक्षा कर सकें
उनको उनकी जो प्रगति है, उन्नति है वो हो सके, साथ ही साथ उनके जो अधिकार हैं वो भी सुरक्षित रह सके। और इस प्रकार की जो हम कार्य प्रणाली करेंगे तो विश्व में शांति हो जाएगी। तो यूएनओ की जो आर्टिकल 1 और 2 अर्थात धारा 1 और 2 में अधिकार और समानता के अवसरों को इस प्रकार से स्वीकार किया गया है। यदि हम धारा 1 की बात करें तो हम कह सकते हैं कि सभी व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र हैं, अतः सभी सम्मान और समान अधिकारों के हकदार हैं। जब एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तो वो बिल्कुल स्वतंत्र है और उस स्वतंत्रता के आधार पर उसको क्या मिलना चाहिए? सम्मान मिलना चाहिए और अधिकार मिलने चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव किसी भी आधार पर नहीं होना चाहिए। यदि हम धारा 2 की बात करें तो हम कहेंगे कि जो प्रत्येक व्यक्ति है उसको इस घोषणा में घोषित मूल अधिकारों तथा स्वतंत्रता का अधिकार है, अतः उन्हें किसी भी आधार पर जाति, धर्म, भाषा, रंग, लिंग, राजनीति, सामाजिक किसी भी आधार पर उनको पृथक नहीं किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से इन दोनों धाराओं के अनुसार विश्व में सभी देशों ने इस चीज को स्वीकार किया और कहीं ना कहीं अधिकारों को महत्व दिया। अब हम बात करें शिक्षा में समानता के अवसरों की, तो हम कह सकते हैं शिक्षा में समानता के जो अवसर है इस कंसेप्ट को यानी कि इस प्रत्यय को अमेरिका में 18वीं शताब्दी के अंत में महत्व दिया जाने लगा था। और इसके लिए जो सोशलिस्ट थे वहां पर जो समाजशास्त्री थे उन्होंने भी ध्यान देना शुरू कर दिया था। और जैसा कि अभी हमने देखा यूएनओ की धारा 1 और धारा 2 में, तो इसी प्रकार से जो विश्वव्यापी आंदोलन था जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा चलाया गया उससे भारतीय संविधान भी प्रभावित हुआ। और इन्हीं संभावनाओं को मानकर, इन्हीं चीजों को स्वीकार करके, इन्हीं लक्ष्य बनाकर भारत का संविधान तैयार किया गया। और जो भारतीय संविधान हमने तैयार किया उसे बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय भी लगा। और उसे लागू कब किया गया? उसे 26 जनवरी 1950 में स्वतंत्र भारत में लागू कर दिया। और जब इसको लागू किया तो हमारे भारतीय संविधान में एक प्रावधान किया गया जो हमारा भारतीय संविधान का भाग 4 है, जिसमें हम नीति निर्देशक सिद्धांतों को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट को हम जब डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए प्रत्येक राज्य की सरकारों को कि एटलीस्ट कम से कम उन्हें प्राथमिक जो स्तर है यानी कि जो प्राइमरी लेवल है वहां पर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रावधान करना ही चाहिए। अर्थात हमने स्वतंत्र भारत में ही शिक्षा को अति महत्वपूर्ण मानते हुए सभी राज्य की सरकारों को निर्देश दे दिए थे। और इसके लिए शिक्षा को राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक प्रगति का मार्ग भी माना गया है। अर्थात ये हमने स्वीकार कर लिया था कि यदि हम अपना चहुमुखी विकास चाहते हैं, अपने राष्ट्र का आर्थिक, सामाजिक, नैतिक हर प्रकार की यदि हम उन्नति चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें शिक्षा को क्या करना पड़ेगा? हमें शिक्षा का विस्तार करना पड़ेगा और शिक्षा को सभी तक, हर जन तक पहुंचाना पड़ेगा, चाहे वो लड़का है या लड़की है। समानता शब्द की यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो समानता है वो उन समान परिस्थितियों से है जिसका कि सभी व्यक्तियों का विकास करने के लिए उन्हें समान अवसर प्राप्त होते हैं। अर्थात समानता शब्द क्या है कि वह समान परिस्थितियां जिसे पाकर सभी व्यक्तियों को क्या मिले? समान अवसर मिले। किस चीज के मिलेंगे उनको समान अवसर? उन्नति के। साथ ही 2 चीजें और हैं इसमें कि जब उन्हें समान अवसर मिलेंगे तो 2 चीज उनके साथ होंगी कि जो सामाजिक भेदभाव होता है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो खत्म हो जाएगा। अर्थात किसी भी आधार पर, लिंग के आधार पर या अन्य आधारों पर जो एक सामाजिक भेदभाव किया जाता है कि बेटे को हमें अधिक अपॉर्चुनिटीज देनी है, बेटी को नहीं देनी है, वो चीज यहाँ पर खत्म हो जाएगी। और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? जो सोशल जस्टिस जिसे हम कहते हैं, सामाजिक न्याय भी सभी को प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो समानता है वो सामान्य परिस्थितियां हैं जिसे प्राप्त करके हमारे समाज से सामाजिक भेदभाव खत्म हो जाएगा और सबको सामाजिक न्याय प्राप्त हो जाएगा। समानता का ये अर्थ भी होता है कि इसमें कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग नहीं होता। अर्थात किसी कोई ऐसा वर्ग नहीं है किसी भी आधार पर जिसको कि कुछ हम स्पेशल राइट्स देंगे, नहीं। यहाँ पर क्या है कि सबको उन्नति के समान अवसर मिलते हैं, प्रोग्रेस सब करें और सबके लिए इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिलती है। अब शैक्षिक अवसरों की समानता की यदि हम बात करें तो हम कहेंगे कि अगर सभी को एक प्रकार की शिक्षा दी जाए तो उसे हम ये नहीं कहेंगे कि वो शैक्षिक अवसरों की समानता है। अगर ऐसा हो तो क्या
हमें आज कोई डॉक्टर, कोई टीचर, कोई इंजीनियर क्या ऐसा देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। अर्थात सभी के लिए शिक्षा एक समान नहीं है। इसका क्या अर्थ है कि प्रत्येक बच्चे को, हर बच्चे की क्या होती है, कुछ शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक, नैतिक परिस्थितियां होती हैं और उसकी जो योग्यताएं होती हैं वो भी अलग होती हैं। अर्थात जब एक बच्चा इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तो उसके अंदर कुछ इनर एबिलिटीज होती हैं, कुछ शारीरिक मानसिक परिस्थितियां होती हैं, कुछ उसकी योग्यताएं होती हैं जो हर बच्चे की डिफरेंट होती हैं, हर बच्चे की अलग होती हैं। उन सभी योग्यताओं और उसकी परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा प्रदान करना ही क्या है? शैक्षिक अवसरों की समानता। अर्थात हर बच्चे की इच्छा, योग्यता और परिस्थितियों के अनुसार जब हम उन्हें अवसर देते हैं आगे बढ़ने के लिए, वही क्या है? इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, अर्थात शैक्षिक अवसरों की समानता। इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है कि जो राज्य है, किसी भी देश में जो राज्य है, जो केंद्र सरकार है, चाहे उसकी राज्य सरकारें हैं, उनके द्वारा किसी भी प्रकार का यानी कि व्यक्तियों को शिक्षा देते हुए किसी भी प्रकार का जाति, लिंग, धर्म, भाषा आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो ये शैक्षिक अवसर है ये सबको एक समान दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के पश्चात स्त्री शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ और इसका क्या उद्देश्य था। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही शिक्षा आयोग का गठन हुआ, उसके साथ ही भारत में कई तरह के शैक्षिक सुधार के लिए काम किए गए, जिसमें कि हम इस बात पर फोकस करना चाहते हैं कि जब स्वतंत्रता से पहले, अर्थात स्वतंत्रता से पहले भी जो राजा राम मोहन राय थे, स्वामी विवेकानंद जी हुए, महात्मा गांधी जी जैसे हुए, कुछ सामाजिक सुधारक हुए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने राजनीतिक स्तर पर लोगों में, या हम कहें नर और नारी, अर्थात दोनों की शिक्षा पर बहुत ही महत्व दिया और जितनी भी सामाजिक बुराइयां थी, महिलाओं से संबंधित, लड़कियों से संबंधित, उस सबको दूर करने का प्रयास भी किया। यदि हम स्वतंत्र भारत में देखें तो अभी भी हमने डिस्कस किया कि स्वतंत्र भारत में भारतीय संविधान के अनुसार जो राज्य है वो किसी भी नागरिक के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। वो जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, वो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, अर्थात सभी को क्या करेगा? फलने फूलने के समान अवसर प्रदान करेगा। स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं की शिक्षा के लिए, बालिकाओं की शिक्षा को प्रमोट करने के लिए अनेक आयोग और समितियां बनी और इन्होंने बहुत अच्छे से अपने रिकमेंडेशंस दिए, यानी कि अपने सुझाव दिए और बहुत ही अच्छे से काम किए। तो आज के इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि स्वतंत्र भारत में महिलाओं की शिक्षा को जागृत करने के लिए या उनको प्रमोट करने के लिए जो जो आयोग आए हैं, उन्होंने महिला शिक्षा या बालिका शिक्षा पर क्या रिकमेंडेशंस दी हैं। 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन के साथ ही भारत में शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने का काम शुरू हो गया था। अर्थात जो हमें फर्स्ट आयोग दिख रहा है, जिसे हम राधाकृष्णन आयोग या यूनिवर्सिटी कमीशन अर्थात विश्वविद्यालय आयोग कह सकते हैं, ये हमारा स्वतंत्र भारत में सबसे पहला ऐसा आयोग था जिसने की बालिका शिक्षा या महिला शिक्षा की तरफ ध्यान दिया। दूसरा हमारा कोठारी आयोग आया, तीसरा हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और उसके बाद इसमें फिर से संशोधन हुआ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 आया। अब यदि हम बात करें, सबसे पहले डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग अर्थात हमारा जो यूनिवर्सिटी कमीशन है, जिसे हम विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं, इसकी जो शुरुआत थी वो 1948 से 1949 के बीच में रही। तो 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन के साथ ही भारत में शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने का काम शुरू हो गया था। अर्थात जो नारियों की शिक्षा पर जो बल देने वाली चीज थी वो उसकी शुरुआत हो चुकी थी। साथ ही डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने ये कहा, महिला शिक्षा पर, हम कह सकते हैं स्त्री शिक्षा पर बल देते हुए कि जो शिक्षित महिलाएं हैं, यानी कि जो शिक्षित स्त्रियां हैं, उनके बिना शिक्षित व्यक्ति नहीं हो सकता है। अर्थात यदि हमें संपूर्ण समाज को शिक्षित करना है, किसी भी प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करना है, तो उसके लिए हमें पहले वहां पर उस समाज में रहने वाली लड़कियों को, स्त्रियों को शिक्षित करना होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी, सुझाव दिए, सजेशंस दिए। वो क्या थे वो हम डिस्कस कर रहे हैं इसी क्लास में। सबसे पहला उन्होंने सुझाव दिया कि शिक्षा के अवसरों में वृद्धि होनी चाहिए, यानी कि सरकार के द्वारा इस तरह के कार्यक्रम या इस तरह के अवसर दिए जाएं
उन्हें सुविधाओं, उन्हें जो अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं और साथ ही साथ जो उनको अवसर दिए जा रहे हैं उस चीज में वृद्धि भी करनी चाहिए। उसको क्या होगा, उसको वृद्धि करने का उद्देश्य क्या है कि जो महिलाएं पिछड़ गई हैं शिक्षा में पुरुषों के मुकाबले, वो शिक्षित कम है, अर्थात उनका जो रेशियो है वो हमें कम देखने को मिलता है, उसे इक्वल लेवल पर यानी कि समान स्तर पर लाया जा सके। तो सबसे पहले इन्होंने महिला शिक्षा को प्रमोट करने के लिए या उसको विकसित करने के लिए यही कहा कि शिक्षा के अवसरों और सुविधाओं में भी वृद्धि होनी चाहिए। यदि हम दूसरे रिकमेंडेशन की बात करें, दूसरे हम सुझाव की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि जीवन के सुख साधन, अर्थात कोई भी जो व्यक्ति है, चाहे वो लड़का है या वो लड़की है, उसे अपना जीवन अच्छे से चलाने के लिए कुछ उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यानी कि कुछ उसको संसाधनों का प्रयोग करना होता है, कुछ उसकी नीड होती है, उन जरूरतों की पूर्ति के लिए उसे वो जो आवश्यकताएं उसकी पूरी होनी चाहिए यदि हम उसका विकास चाहते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे ये कहा कि लड़कों के समान लड़कियों को भी सभी प्रकार के जो रिसोर्सेज हैं यानी कि जो साधन है वो उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए, अर्थात हमें यहाँ पर कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि लिंग के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर हम इस तरह का इन्वायरमेंट उन्हें देंगे तो कहीं ना कहीं जो लड़कियां हैं वो भी लड़कों के जितने शिक्षित हो जाएंगी और समाज में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। तीसरा उन्होंने कहा जो सह शिक्षा केंद्र अर्थात को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं। ये वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहां पर कि लड़के और लड़कियों को बिना किसी भेदभाव के एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। तो इन्होंने कहा कि भी जो लड़के और लड़कियां हैं उनको एक साथ समानता के साथ शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ऐसा करने से लड़कियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कहीं ना कहीं उन्हें सम्मान भी मिलेगा। तो इसीलिए उन्होंने फोकस किया को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर। समान वेतन की यदि हम बात करें तो उनके द्वारा ये कहा गया कि यदि किसी काम को एक पुरुष करता है और उसी काम को यदि कोई महिला भी करती है तो उसका जो वेतन है, उसकी जो सैलरी है, जो उसको पे मिलती है वो भी इक्वल होनी चाहिए। अर्थात अध्यापिकाओं को भी समान कार्य के लिए अध्यापकों के समान ही वेतन दिया जाना चाहिए। एक और उन्होंने सजेशन दिया शिक्षा निर्देश के रूप में कि जो लड़कियों को शिक्षा दी जाएगी वो उनकी रुचि अर्थात उनके इंटरेस्ट के साथ और जो उनका एटीट्यूड होता है यानी कि उनका जो दृष्टिकोण होता है, इन दो चीजों को ध्यान में रखकर इस तरह के शिक्षा निर्देश दें ताकि उनकी रुचि और उनका जो दृष्टिकोण है वो फल फूल सके, वो विकसित हो सके और उन्हें अधिक अवसर आगे बढ़ने के मिल सके। साथ ही उन्होंने कुछ और सजेशंस भी दिए, जैसे कि महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए जो गृह प्रबंधन अध्ययन जिसे हम होम साइंस कहते हैं, उस तरह की चीजें होनी चाहिए, वो जो उन्हें मोटिवेट भी करे, साथ ही साथ उन्हें अवसर दिए जाए। अवसर का मतलब यहाँ पर क्या है? जैसे आज हम बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस ऐसे देखते हैं जहाँ पर होम साइंस जैसे सब्जेक्ट होते ही नहीं है, यानी कि आप उनको ऑप्शन कब दोगे? जब आपने उस चीज को अपने स्कूल में या कॉलेज में ओप्ट कर रखा है। तो उन्होंने कहा कि महिलाओं को एक सुदृढ़ हम जो है होम मैनेजमेंट में यानी कि जो गृह प्रबंधन है उस तरह का अगर यदि हम अध्ययन देना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। वो मोटिवेट भी हो, साथ ही साथ उन्हें अवसर भी प्रदान किए जाए। एक बात और उन्होंने कही कि जो पाठ्यक्रम बनाया जाएगा अर्थात जो सिलेबस बनाया जाएगा, करिकुलम बनाया जाएगा, वो इस प्रकार से बनाया जाए जिसमें कि लड़कियों को, बालिकाओं को, महिलाओं को समाज में सम्मान मिल सके। अर्थात इस तरह के हमें टॉपिक्स उसमें डालने चाहिए या इस तरह का कुछ शामिल करना चाहिए जिससे कि जब उसको लड़के भी पढ़ते हैं, पुरुष भी पढ़ते हैं, उनके मन में महिलाओं के प्रति जो एक तुच्छ की भावना होती है, जो एक कमजोर भावना होती है कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती हैं, लड़कियां कमजोर होती हैं और उनका हमें सम्मान नहीं करना चाहिए, अभी यानी कि उनका इतिहास ऐसा उसमें आप डालिए या और चीजों को आप शामिल कीजिए जिससे कि उन्हें समाज में सम्मान प्राप्त हो सके। एक और सजेशन इनके द्वारा दिया गया, नारी शिक्षा हेतु सामान्य स्थान, अर्थात जितने भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट है या यूजीसी की गाइडलाइंस है उनके द्वारा जो कॉलेजेस हैं उसमें कुछ कोर्सेज इस तरह के तैयार किए जाएं जिससे कि लड़कियों को और महिलाओं को एक अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिल सके और उस पॉजिटिव इन्वायरमेंट में उन्हें जब इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो वो क्या हो जाएंगी? वो आत्मनिर्भर हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग या हम कह सकते हैं जो हमारा विश्वविद्यालय आयोग है, उन्होंने बहुत सारी चीजें कही सुझाव के रूप में
जो बहुत ही महत्वपूर्ण है नारी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए या उन्नति की तरफ लेके जाने के लिए। अब हम कुछ डिस्कस करते हैं जो दूसरा हमारा कमीशन आया जिसने कि नारी शिक्षा को बहुत ही महत्व दिया, और नारी शिक्षा और पुरुषों की शिक्षा में जो एक गैप था यानी कि जो एक खाई थी उसको भरने का, उसको फिल करने का, उसको पाटने का भरसक प्रयास किया गया, जिसे हम कोठारी आयोग अर्थात कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। कोठारी आयोग ने क्या कहा? कोठारी आयोग ने महिलाओं की शिक्षा को प्रमोट करते हुए कहा कि आज नारी का कर्म स्थल अर्थात उसका जो कर्म भूमि है यानी वो जहाँ पे काम करती है वो केवल रसोई घर, बच्चा तथा घर नहीं है। आज वह देश की प्रगति में होने वाले सभी कार्यों में अपना योगदान देती है। अर्थात पहले हम सिर्फ ये मानते थे कि जो महिलाएं हैं वो सिर्फ किचन तक, रसोई घर तक सीमित है, बच्चों की परवरिश में या वो घर को चूल्हा चौका संभालने के ही लायक है। लेकिन ऐसा नहीं है, आज वो उस रसोई और बच्चे और उस घर से बाहर निकल रही हैं और देश की प्रगति में प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र है, चाहे आपका वो आर्थिक क्षेत्र है, चाहे आपका वो तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र है, प्रत्येक क्षेत्र में वो अपना पूरा सहयोग और योगदान दे रही है। कोठारी आयोग ने साथ में ये भी कहा कि शिक्षा को सिर्फ हमें उसका चहुमुखी विकास करने के लिए हमें उसको उत्पादन से जोड़ना होगा, यानी कि प्रोडक्शन से उसको हमें जोड़ना होगा। और प्रोडक्शन से जब हम उसको जोड़ देंगे, उत्पादन से हम जोड़ देंगे, तो शिक्षा को जीवन और व्यक्ति की आवश्यकताओं के साथ भी जोड़ दिया जाएगा। जिससे क्या होगा? जिससे व्यक्ति की सामाजिक, सांस्कृतिक और एक आर्थिक परिवर्तन होगा और उसका चहुमुखी विकास होगा और वो आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो उसको प्रोडक्शन के साथ जोड़ने के लिए भी उन्होंने कहा। तो हम कह सकते हैं कि जो कोठारी कमीशन है इसने बालिका और महिला शिक्षा को बढ़ाने के लिए तथा बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सक्षम और सशक्त बनाने के लिए इस उद्देश्य के साथ कई सारे सुझाव दिए हैं। या हम ये कह सकते हैं कि 1964 में 1964 में दौलत राम कोठारी जी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा को एक नया आकार देने, नई दिशा देने के लिए इस गठन का आयोग किया गया था और इसमें बालिका और महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया। जो सजेशंस दिए वो इस प्रकार से हम कहेंगे। सबसे पहला, प्राइमरी स्तर पर लड़कियों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देना। अर्थात इनके द्वारा ये कहा गया कि एटलीस्ट अगर आप हायर एजुकेशन तक लड़कियों को नहीं लेके जा रहे हो तो कम से कम आपको जो प्राइमरी लेवल है यानी प्राथमिक स्तर है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अर्थात जो लड़कियां हैं वो कम से कम प्राइमरी लेवल तक की जो एजुकेशन है वो जरूर प्राप्त कर सके, उनकी शुरुआत अच्छी हो, और इस तरह से जब शुरुआत अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं वो और आगे भी बढ़ जाएंगी। दूसरा सजेशन उन्होंने सेकेंडरी लेवल पर कहा, माध्यमिक स्तर पर। वो क्या था? उन्होंने कहा कि जो लड़कियों की शिक्षा है उसको इस तरीके से विकसित किया जाए, अर्थात उसका विकास ऐसा हो कि आज जो हमें अनुपात मिलता है, जो 1/3 या फिर हम कह सकते हैं 1/3 जो मिलता है बॉयज और गर्ल्स में, वो क्या हो जाए? वो 1.5 यानी कि वो इक्वल, मतलब 1/3 से वो कम हो जाए और वो 1/2 पे पहुंच जाए। कि आज हम देखते हैं कि भी 3 लड़के हैं और 1 लड़कियां पढ़ रही हैं, तो एटलीस्ट उसको इतना जरूर कर दे कि 2 लड़के हैं और 1 लड़कियां, यानी कि माध्यमिक स्तर पर भी उन्होंने स्त्री शिक्षा को, बालिका शिक्षा को प्रमोट करने की बात कही अपने सजेशंस में। तीसरा सजेशन उन्होंने जो हमारे विश्वविद्यालय स्तर पर या हमारा जो कॉलेज लेवल होता है, स्नातक स्तर, उस पर भी उन्होंने सजेशन दिया कि अगर हमें महिलाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाना है यानी कि उसमें कुछ सशक्तता लानी है तो उसके लिए क्या प्रबंध कर सकते हैं आप? उसके लिए अलग कॉलेजेस खोल सकते हैं जिससे कि महिलाओं को सुरक्षित माहौल मिलेगा और वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगी। साथ ही उन्होंने एक और सजेशन दिया कि जो महिला अध्यापक है यानी कि जो फीमेल टीचर्स हैं उनको कुछ विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए, और ये जो विशेष सुविधाएं हैं जब उन्हें वो प्राप्त होंगी तो उनका जो एक सोच है वो पॉजिटिव होगी और कहीं ना कहीं वो अपने काम को, कार्यकुशलता को बढ़ा सकेंगी और बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिल सकेंगे। एक और सजेशन दिया, वो क्या था कि जो गर्ल्स हैं यानी कि जो लड़कियां हैं उनको अंशकालीन कोर्स, जिसे हम क्रैश कोर्स कहते हैं, व्यवसायिक कोर्स जिसे हम वोकेशनल कोर्सेज कहते हैं, और अलग से जो हॉस्टल बनाने की, ये 3 चीजें उन्होंने कही कि जो लड़कियां हैं उनको क्रैश कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज ज्यादा व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम हायर एजुकेशन प्राप्त करते रहते हैं लेकिन हम कहीं सेटल नहीं हो पाते, हमें कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पाती। लेकिन जो ये वोकेशनल कोर्सेज हैं या जो हमारे क्रैश कोर्सेज हैं
यदि ये हम सही टाइम पर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना जीवन यापन चला सकते हैं और हम अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। एक बात और इन्होंने कही कि जो होम साइंस है, यानी कि जिसे हम गृह विज्ञान कहते हैं, इस विषय को ऑप्शनल रूप में रखा जाए, कि लड़कियों के लिए होम साइंस जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे हर स्कूल में या हर कॉलेज में इसको ऑप्शनल के रूप में रख दिया जाए। जो एडल्ट एजुकेशन सेंटर है उसकी स्थापना पर भी उन्होंने फोकस किया कि हर राज्य सरकार का ये कर्तव्य है कि जो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र है, अर्थात यदि मान लीजिए कोई महिला है या कोई पुरुष है, यदि उसने पढ़ने की उम्र में पढ़ाई नहीं की है और उसके बाद यदि उसकी इच्छा होती है कि वो पढ़ाई करे, वो शिक्षित हो, तो उसके लिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए ताकि वो शिक्षा प्राप्त कर सके। उच्च स्तर पर इन्होंने लड़के और जो लड़की की का जो अनुपात रखा, वो उन्होंने कहा कि 1/4 से क्या हो जाना चाहिए, वो 1/3 हो जाना चाहिए। अर्थात उन्होंने हर जगह लड़कियों की शिक्षा को, महिलाओं की शिक्षा को प्रमोट करने के लिए, उसे ऊपर की तरफ ले जाने के लिए बहुत सारे सजेशंस दिए। तो इस प्रकार से हमने जाना कि इस तरह के जो जितने भी आयोग आए हैं, उन्होंने फोकस किया है इसी चीज पर कि चाहे वो बालिका शिक्षा है, चाहे वो महिला शिक्षा है, उसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए। यदि हम उसको आगे बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं महिलाएं सशक्त होंगी, उनका सम्मान होगा और उन्हें जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, यानी कि समान अवसर भी प्राप्त होंगे। थैंक यू।